नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास हिंदी भाषा का उद्भव, विकास एवं प्रमुख बोलियों का भाग 3 है। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनके कवियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियाँ हैं, जैसे ब्रज भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली जिसे हम कौरवी कहते हैं, बुंदेली तथा अवधी और कन्नौजी भाषा को विस्तार से पढ़कर समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और समझिए सही तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनके कवि। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। तो जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं तो वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है ब्रजभाषा, दूसरा है अवधी बोली, तीसरा है भोजपुरी, चौथा है खड़ी बोली जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, पांचवा है बुंदेली बोली, छठा है कन्नौजी बोली। इसमें पहला देखते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, ब्रज का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गोचारण, अर्थात गाय चराने का स्थान। तो गोचारण का जो अर्थ है वो है गाय चराने का स्थान। इस तो जो ब्रज क्षेत्र है इसका प्राचीन नाम क्या था? सूरसेन। ब्रज क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो था सूरसेन। अगला पॉइंट है ब्रजभाषा जो है सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है। ब्रजभाषा का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मथुरा के आसपास के क्षेत्र में ब्रजभाषा बोला जाने के कारण इसे ब्रजमंडल या ब्रज क्षेत्र कहते हैं। तो जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है उसमें जो ब्रजभाषा बोली जाती है, इसलिए उस क्षेत्र को ब्रजमंडल या ब्रज क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट है ब्रजभाषा मध्यकाल की प्रमुख भाषा होने के कारण यह अपने स्वर्णिम शिखर पर थी। तो जो ब्रजभाषा है वो मध्यकाल में अपने स्वर्णिम शिखर पर थी, क्योंकि ये जो है मध्यकाल की प्रमुख भाषा थी। आगे देखते हैं ब्रजभाषा के बोली के रूप में साहित्य नहीं है। तो जो ब्रजभाषा है उसके बोली के रूप में साहित्य नहीं है, किंतु भाषा के स्तर पर ये अत्यधिक समृद्ध रही है। जो भाषा के स्तर पर है वो ब्रजभाषा वो अत्यधिक समृद्ध रही है, मतलब बोलचाल में बहुत अधिक रही है। ब्रजभाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। तो जो ब्रजभाषा बोलने वालों की संख्या है वो लगभग 3.5 करोड़ है। अगला देखते हैं ब्रजभाषा की उपबोलियाँ। तो ब्रजभाषा की जो उपबोलियाँ वो कौन कौन सी हैं? तो ब्रजभाषा की उपबोलियाँ हैं भरतपुरी, अंतर्वेदी, भुक्सा जो नैनीताल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है, माथुरी, डांगी और ग्वालियरी। अगला पॉइंट है ब्रजभाषा के प्रमुख कवि। तो ब्रजभाषा में कुछ प्रमुख कवि हुए हैं जो ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं करते थे। तो उसमें से जो है ये कवि हैं जैसे तुलसीदास, रहीम, बिहारी, रसखान, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, मीराबाई, जयदेव, पद्माकर, धनानंद, नाभादास, नरोत्तम दास, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लूलाल और सत्यनारायण, जिन्हें कविरत्न भी कहते हैं। सत्यनारायण को कविरत्न भी कहते हैं। अगला पॉइंट है सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई इस भाषा की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। तो ब्रज भाषा की जो श्रेष्ठ कृतियाँ हैं वो कौन सी हैं? सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई ब्रज भाषा की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। ब्रज भाषा की विशेषताएं, जो ब्रज भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो ब्रज भाषा में ए और ओ को ए और ओ में बदलकर बोला जाता है। जैसे मेरे को, जैसे मेरो, ऊधो, ठीक है। जैसे मेरा होता है तो उसे क्या बोल दिया? मेरो। और ऊधो होता है तो उसे बोल दिया ऊधो। ला कोमा अणा के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे ये होगा झगड़ा तो इसका क्या अर्थ होगा? झगड़ो। लड़का तो इसका होगा लड़िका आदि। अगली विशेषता से बा के स्थान पर माँ हो जाता है। जैसे गांव का होगा गाम आदि। अगली कौन सी बोली है? अवधी बोली। अवधी बोली को पढ़ते हैं। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधी भाषा का जो विकास है वो किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका केंद्र अवध अयोध्या क्षेत्र है। अवधी भाषा का जो केंद्र है वो है अयोध्या क्षेत्र। ये पूर्वी हिंदी की सबसे लोकप्रिय बोली है। तो जो अवधी बोली है वो पूर्वी हिंदी की सबसे लोकप्रिय बोली है। इस बोली के जो अन्य नाम है वो हैं कौशली, पूर्वी और बेशवाड़ी
आदि इसके अन्य नाम हैं। अवधी भाषा को कौशली, पूर्वी और बेशवाड़ी अन्य नामों से जाना जाता है। और जो अवधी भाषा का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है, तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? अवध प्रांत के आसपास लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ तथा मिर्ज़ापुर का पश्चिमी विभाग जो है वो अवधी क्षेत्र में आता है तथा इन क्षेत्रों में, इन जिलों में अवधी भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा की जो उपबोलियाँ हैं वो बैशवाड़ी, मिर्ज़ापुरी और बनोगी हैं। अवधी की जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन सी हैं? पद्मावत। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। तो पद्मावत जो है, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट है रामचरित मानस, जो भी अवधी भाषा में लिखा गया है। तो तुलसीदास द्वारा रचित ये ग्रंथ साहित्य अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसे अवधी भाषा में रचित सर्वप्रसिद्ध काव्य माना जाता है। अगला पॉइंट है अवधी भाषा के प्रमुख कवि। तो जो अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन है? वो है तुलसीदास, जायसी, उस्मान, मंझन और कुतुबन आदि। अवधी भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अवधी भाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें णा के स्थान पर ना आ जाता है, जैसे प्राण, प्राण का क्या हो जाएगा? प्राण। इसमें जो है प्राण हो जाएगा। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के साथ, एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक इसकी विशेषता है। अगली बोली है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा को समझते हैं। इस बोली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। कौन से अपभ्रंश हुआ है? मागधी अपभ्रंश से, जो बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। भोजपुरी जो है किसकी है? बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान थे रेमंड, उन्होंने किया था। जो भोजपुरी का क्षेत्र देखते हैं, किस किस क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो भोजपुरी भाषा का क्षेत्र जो है वो है देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, बस्ती, चंपारण तथा पूर्वी फैजाबाद का जो क्षेत्र है उसमें भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो भोजपुरी भाषा जो है अपने देश ना विदेश में भी बोली जाती है। तो वो कौन कौन से देश हैं जो भारत के बाहर, कौन कौन से देश हैं जिनमें भोजपुरी भाषा बोली जाती है? तो वह मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद एवं गुयाना आदि देशों में कौन सी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा का सर्वाधिक लोक नृत्य मिलते हैं। तो जो भोजपुरी भाषा है उसमें सबसे अधिक लोक नृत्य मिलते हैं। अगला पॉइंट है भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है एवं इन्हें भोजपुरी का भारतेंदु भी कहते हैं। तो बिहारी ठाकुर को जो वो भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु कहते हैं। अगला पॉइंट है बिहारी ठाकुर की प्रमुख रचना विदेशिया है, जो एक लोक नृत्य है। अगला पॉइंट है भोजपुरी के प्रमुख कवि। तो जो भोजपुरी भाषा है इसके प्रमुख कवि जो हैं उन्हें देखते हैं कौन कौन है। इसमें है कबीरदास, चरणदास, भिखारी ठाकुर, राहुल सांकृत्यायन और फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो है भोजपुरी के प्रमुख कवि हैं। अगला पॉइंट देखते हैं भोजपुरी की उपबोलियाँ। भोजपुरी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, नागपुरिया, सोनपारी, गोरखपुरी, सारन, खारवाही और मधेसी जो हैं वो भोजपुरी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। अब देखते हैं भोजपुरी भाषा की विशेषताएं। तो जो भोजपुरी भाषा की विशेषताएं वो कौन सी हैं? तो ये ध्वनि स्तर पर भोजपुरी के निकट है। इसमें अगला पॉइंट है इसमें णा के स्थान पर ना की प्रमुखता देखने को मिलती है। इसके बाद है इसके शब्दों में रा का लोप हो जाता है। चौथी है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भाषा भी कहते हैं। इस बोली का जो विकास है वो शोरसनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से माना जाता है। तो खड़ी बोली है, जो खड़ी बोली का विकास है वो शोरसनी अपभ्रंश का उत्तरी रूप माना जाता है। उत्तरी मतलब बाद का रूप माना जाता है। अगला पॉइंट है जो खड़ी बोली है उसका बोलने का केंद्र। तो मेरठ तथा दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है वो खड़ी बोली यानी कि कौरवी भाषा बोली जाती है, दिल्ली तथा मेरठ तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है राहुल संकीर्तन से
कौरवी नाम दिया। तो जो खड़ी बोली है उसे कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम दिया था। अगला पॉइंट है अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू बताया। जो अब्दुल हक है उन्हें खड़ी बोली को क्या बताया? गंवारू बताया। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली को परदेसी तथा अंग्रेज विद्वान गिलक्रास्ट ने टंकसाली भाषा कहा है। इसे खड़ी बोली को अंग्रेज विद्वान गिलक्रास्ट ने क्या कहा है? टंकसाली भाषा। तथा भारतेंदु जी ने खड़ी बोली का कहा है? परदेसी भाषा। अगला पॉइंट है खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। तो जो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं वो कौन है? अमीर खुसरो। अगला पॉइंट देखते हैं खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओद भी कहते हैं। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है उसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अगला पॉइंट देखते हैं खड़ी बोली का जो सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है वो कौन सा है? कामायनी, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला पॉइंट है खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल एवं सदल मिश्र ने किया था। तो जो खड़ी बोली है उसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? लल्लूलाल और सदल मिश्र ने। खड़ी बोली का क्षेत्र, अब देखते हैं खड़ी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर तक फैला है। तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर तक फैला है। इसकी कुछ उपबोलियाँ वो कौन सी हैं? पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली और बिजनौरी जो हैं वो खड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। अगला देखते हैं बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा कौन सी है? तो बुंदेली भाषा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे बुंदेली कहा गया है। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो जो बुंदेली भाषा है वो उसका विकास किससे हुआ? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली बोली का कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ये बुंदेली बोली बोली जाती है? जिसमें पहला है झांसी, उरई, हमीरपुर, दतिया, जालौन तथा बांदा का जो पश्चिम भाग है उसमें बुंदेली भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है बुंदेली की उपबोलियाँ। तो जो बुंदेली भाषा की उपबोलियाँ वो कौन सी हैं? राठौरी, लोहाती और बनाफरी। राठौरी, लोहाती और बनाफरी जो है वो बुंदेली भाषा की उपबोलियाँ हैं। तो बनाफरी में प्रदेश में प्रमुख शौर्य लोककथा आला लिखी गई है। तो जो प्रमुख शौर्य गाथा युद्ध क्षेत्र में, मतलब जो आला उदल थे जिनकी मृत्यु पृथ्वीराज चौहान तृतीय से लड़ते समय युद्ध में हो गई थी, तो जो उनकी जो शौर्य गाथा आला लिखी हुई है वो किसमें, कौन सी भाषा में? बनाफरी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी है? बनाफरी भाषा में लिखी गई है। अगला और लास्ट पॉइंट है कन्नौजी भाषा। इसका मुख्य केंद्र जो है वो कन्नौज, जिसका कन्नौज के प्राचीन नाम क्या था? कान्यकुब्ज। तो कन्नौजी भाषा जो है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? कन्नौज, जिसका प्राचीन नाम है कान्यकुब्ज है। तथा इसका विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। तो कन्नौजी भाषा इसका विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। इस जो बोली का क्षेत्र है वो है इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज इत्यादि जो हैं वो कन्नौजी भाषा के बोली के क्षेत्र हैं। कन्नौजी भाषा में जो है साहित्य की रचना नहीं होती है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनके कवि। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में जो हमारी वर्णमाला से संबंधित होगी।